बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुल्क में हालात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं। या तो आइन ने दफन होना है या शहबाज हुकूमत ने जाना है। आज एतजाज अहसन ने बड़ी खुलकर गुफ्तगू की है, तफसीलात आपके सामने रखूंगा। फौजी जर्नैलों से आज शहबाज शरीफ की एक इंतहाई आम मुलाकात हुई है और उसके बाद शहबाज शरीफ की बरतानिया रवानगी की बड़ी खबर आई है। बरतानिया शहबाज शरीफ क्यों जा रहे हैं, क्या जाना जरूरी था, इस पर भी बात करेंगे। और मैच किस तरह फंस गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर शदीद इल्जामात हैं, लेकिन वो पूरी डटाई के साथ डटा हुआ है। और इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी पर एक जवाबी हमला किया है। उन्होंने क्या मौकफ अपनाया और इलेक्शन कमिश्नर फैसलाबाद ने जो शिकायत जमा करवाई है जुडिशल कमीशन के अंदर, उस पर उन्होंने कोई गुफ्तगू नहीं की, कोई रद्द अमल का इज़हार नहीं किया। और वो मामला यकीनन कानूनी रुख उसका अपना है, लेकिन यहाँ पर जो पीटीआई है वो अपने तौर पर रेफरेंस दायर कर रही है। और उसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस वक्त हुकूमत की बी टीम बना हुआ है। और ये तहरीक इंसाफ का मौकफ है, जिस तरीके से जब भी जरूरत होती है वो इलेक्शन को डिले करने की कोशिश कर रहे हैं। तनख्वाह पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसे से लेते हैं, मराहत लेते हैं, प्रोटोकॉल ले रहे हैं, मौजे ले रहे हैं, और वो नहीं चाहते कि इलेक्शन हो। यानी जिस काम के लिए इलेक्शन कमीशन बनाया जाता है उसके अलावा वो सारे काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 1 साल पहले भी उनका जवाब था कि 6 महीने इलेक्शन नहीं हो सकते। आज भी उनके इसी तरह के जवाब हैं। यानी वहां पर उन्होंने कहा कि हम करवाएंगे, लेकिन साथ ही जो है वो मुआवनत भी तलब कर ली कि हम नहीं करवाएंगे। और पूरा जो इदारों का गठजोड़ है वो खुलकर सामने आया है। इलेक्शन कमीशन ने जो जवाब दिया है प्रेस रिलीज की सूरत में, वो आपके सामने रखता हूं। वो कहते हैं कि जो इस वक्त एतराज है, चूंकि 120 गैर कानूनी जो भर्तियां की गई हैं उन पर सवालात उठ गए हैं। और सिकंदर सुल्तान राजा की जो फैमिली के असासे हैं, खानदान के, दोस्तों के और रिश्तेदारों के, उन पर भी कुछ सवालात उठाए जा रहे हैं। तो आज इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन में तमाम भर्तियां कवायद और जवाबत के तहत मुकम्मल तौर पर शफाफ तरीके से की गई हैं और कमीशन के किसी भी बड़े ओहदेदार के रिश्तेदार को भर्ती नहीं किया गया। इस तरह इलेक्शन कमीशन में जितने भी टेक्निकल और प्रोफेशनल अफराद को लगाया गया है उनको री एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के तहत और कवायद और जवाबत पर अमल करते हुए लगाया गया है। तो भाई जो पहले इलेक्शन कमीशन के अफसरान थे और जो अरसे से थे, प्रमोट होते हैं, लोगों के ख्वाब होते हैं, आपने रिटायर लोगों को वहां भर्ती कर लिया, आपने और जगहों से डिप्यूट कर लिया, और वो जिनका हक था उनका हक क्यों मारा, इसका तो जवाब दे। उनकी जगह पर वो लोग लाने क्यों जरूरी थे। भाई इल्जाम आप पर यह है कि आप ऊपर से मर्जी के सिलेक्ट करके बंदे लाए ताकि आपका जो धांधली का पूरा एक नेटवर्क है वो इमरान खान को हराने के लिए कायम कर जाए। उसका जवाब जो है वो नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि री एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के तहत और कवायद और जवाबत पर अमल करते हुए लगाया गया। री एम्प्लॉयमेंट के अलावा जहां पर भी इश्तिहार की जरूरत थी उसके बगैर कोई भर्ती नहीं की गई। निजी अराजी नहीं खरीदी गई। कमीशन के तमाम दफातर सरकारी जमीन पर हैं और किसी किस्म की प्राइवेट ट्रांजैक्शन नहीं की गई। सरगोदा का दफ्तर पंजाब हुकूमत की जमीन पर बनाया जा रहा है जो कि पीटीआई की हुकूमत में इलेक्शन कमीशन को दी गई थी। इसके अलावा जो भी जमीन दफातर के लिए हासिल की गई है वो पंजाब हुकूमत से हासिल की गई है, जिसके तहत वफाकी हुकूमत के खजाने से पीटीआई के दौरे हुकूमत में पंजाब हुकूमत को मुंतकिल की गई। झूठे इल्जाम लगाने वालों को अपने मादी पर नजर रखनी चाहिए, ये फवाद चौधरी को कह रहे हैं, और अपने गिरेबान में जरूर झांकना चाहिए और इस गलतफहमी को भी दूर कर लेना चाहिए कि इन ओछे हथकंडों से इलेक्शन कमीशन किसी किस्म के दबाव में नहीं आएगा। यही तो डटाई है कि पूरी कौम को नजर आ रहा है कि आप जानबदार हैं, लेकिन आप डटाई के साथ कह रहे हैं दबाव में नहीं आएंगे। क्यों? आपके पास बड़े हाथ हैं आपके ऊपर। इल्जाम लगाने वालों को भी मालूम है कि इलेक्शन कमीशन की लाइब्रेरी में सीनियर एडवोकेट अहमद खान की किताब मौजूद है। मादी करीब में कमीशन के सामने मादरतनामा पेश करने वालों को ऐसी बातें जेब नहीं देती। इंशाल्लाह तमाम साजिशी अनासर अपने मजमूम मकासद में नाकाम होंगे। ये तर्जमान इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने इसका जिक्र किया है। तो बेसिकली जिस किताब का उन्होंने जिक्र किया है, हामिद खान की जो किताब है वो मेरे पास पड़ी हुई है, मैं आपके सामने वैसे दिखा रहा हूं। इसका जिक्र उन्होंने किया है पाकिस्तान की आईनी व सियासी तारीख। इसके अंदर फवाद चौधरी का जिक्र है, वो किसी टाइम आपके सामने रखूंगा, जो उन्होंने इल्जाम लगाया हुआ है कि ये पैसे खाते थे। अब एक बड़ा जो मामला है इस वक्त ये है
کہ दो जो सीनियर फौजी लीडरशिप ज़ाहिर है, दो जर्नैल आर्मी चीफ और जो DGISI हैं, उन्होंने आज मुलाकात की है। देखिए, इस वक्त अगरचे रूटीन के अंदर भी मुलाकातें होती है, लेकिन जो मुल्क के हालात है, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट इस वक्त आमने सामने खड़ी है, और पार्लियामेंट पूरी नहीं है, डिमी पार्लियामेंट है, और वो बहरहाल उन्होंने खड़ी की हुई है। उधर से जो होता है इधर उसके खिलाफ वो कहते हैं हम तो इन्हें पार्लियामेंट का कानून बनाएंगे, और जजद पर और जो भी पार्लियामेंट के इन लोगों को बदमाश कहेगा, बेशक वो बदमाशी करें, तो उन पर तो इन्हें पार्लियामेंट लगा देंगे, और जजद को भी बुलाया जा सकेगा, और इस कानून की कोई हैसियत बुकत है नहीं। ये बात से सियासी पॉइंट्स को रंग है। इनके वकील अंदर जाके और बात कर रहे होते हैं, ये इधर और डटाई के साथ बात कर रहे होते हैं। लेकिन हालात ज़ाहिर है इस तरफ है, तहरीक इंसाफ सड़कों पे निकलेगी, अवाम उनके साथ है, इलेक्शन आईनी तकादा है, ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, और फिर इस माहौल के अंदर जो है वो शहबाज शरीफ बरतानिया रवाना हो रहे हैं। और आज जो है रवानगी से पहले, यानी अभी चूंकि आज रवानगी हो जानी है, तो कल की डेट के अंदर ज़ाहिर है शाम को मुलाकात हुई है आर्मी चीफ और DGISI की। इस तनाज़ुर के अंदर यकीनन TTP दीगर मामलात हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसकी बड़ी अहमियत है, यानी शहबाज शरीफ की इस माहौल के अंदर फौजी आला लीडरशिप की मुलाकात इंतहाई अहमियत की हामिल है। क्योंकि हालात जो रुख अख्तियार कर रहे हैं, अगर हुकूमत और तहरीक इंसाफ के माबैन इसी तरीके से डेडलॉक रहा, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस हुकूमत को घर भेजना है, क्योंकि उनके पास कोई आईनी और कानूनी दूसरा रास्ते ही कोई नहीं है। घर किस लिए भेजना है कि सिर्फ शहबाज शरीफ नहीं बल्कि और भी काबीना के वज़रा, उनके खिलाफ भी चार्ज फ्रेम होना है, उन्होंने भी अपने खाते लेने हैं, तो इस वजह से ज़ाहिर है उस तरफ बढ़ना है। अब जो है वो शहबाज शरीफ बरतानिया, वो शहजादों के कोई तकरीबात हो रही है, कोई जाना जरूरी नहीं था। जिस तरह के मुल्क के हालात है, मुआशी तबाही बर्बादी के बावजूद चूंकि शरीफ खानदान अयाशी का कोई मौका भी जाया नहीं करने देता, और यहां से तो दावत भी है, और पता नहीं आप देखिएगा कल जो है वो कितने वहां पे शरीक होते हैं। सारे वजीर आजम दुनिया के क्या वहां पे पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे, लेकिन दौलत मुश्तरका के हम बड़े जबरदस्त मेंबर हैं, इसलिए हमारा पहुंचना बड़ा वजीर आजम का जरूरी है। हालांकि और ओहदेदार वहां पे जा सकते हैं। तो ये इस वक्त जो शहबाज शरीफ के जाने का मकसद है, वो खालसतन ये जराए का बड़ा दावा है, और बिल्कुल नजर आ रहा है वो नवाज शरीफ से मिलना है। लेकिन सरकारी खर्चा होगा, ज़ाहिर है सरकारी खर्चे पे नवाज शरीफ को मिलना है। तकरीबात ज़ाहिर हैं, वहां दावत है, वो जाएंगे, और वहां नवाज शरीफ से जो भी इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट क्या सोच रही है, सुप्रीम कोर्ट के साथ क्या फड्डे को बढ़ाना है, या इलेक्शन की तरफ जाना है, या इमरान खान को जेल में डालना है मुकदमा बनाकर कोई पुराने मुकदमात के अंदर, और फिर नवाज शरीफ की वापसी को मुमकिन बनाना है। क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो सऊदी अरब के अंदर बेसिकली तय होनी थी, जहां उम्रे के लिए शहबाज शरीफ ने जाना था। मरियम नवाज वहां पे गई, लेकिन शहबाज शरीफ चूंकि हुकूमत में है और बराह रास्त फौजी लीडरशिप भी उनको ज़ाहिर बातचीत करती है, तो जो इस वक्त माहौल है, फीडबैक है इदारों का, और जो ग्राउंड सिचुएशन है, वो सारी नवाज शरीफ के सामने रखनी जरूरी है। तो नवाज शरीफ को मुलाकात करनी है, दौरा एक बहाना है, ये इस वक्त जो है बगैर इस तरीके से लग रहा है। अब उसके बाद क्या होगा, उसके असरात भी नजर आएंगे। शहबाज हुकूमत जो है वो उसने अल्टीमेटली जाना है, लेकिन अगर 2-4 महीने वो मजीद निकाल जाते हैं, तो वैसे ही असम्बलियों ने डिसॉल्व होना है, और नून लीग के अपने जो जज साहब हैं, जिन पर उन्होंने उम्मीद लगाई हुई है, जो पाकिस्तान की तारीख के मुतनाज़िया तरीन चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं, वो ज़ाहिर है उन पर बड़ी उम्मीदें हैं, और वो ऐसे लग रहा है कि जैसे अब धड़ा बन चुके हैं काजी साहब। एतजाज अहसन साहब ने आज कुछ बातें की है। एक तो उन्होंने कहा है कि जी अदालत ने हुक्म देना है और उसकी पाबंदी है। एक उन्होंने कहा कि आर्टिकल 184(3) के तहत जो फैसला सुप्रीम कोर्ट सो मोटो करके लेती है, उसके अंदर अपील का हक बहरहाल मिलना चाहिए किसी भी मुल्जम को। ये बात असूली है, मेरा ख्याल है इसके अंदर कोई ना कोई रास्ता निकालना है, और ये निकालना भी पार्लियामेंट को ही है। दूसरी तरफ जो है वो एतजाज अहसन ने कहा है कि ये हुकूमत नहीं बच सकेगी,
یا تو آئین بچنا ہے یا انہوں نے بچنا ہے۔ اب سپریم کورٹ کا حکم ماننا پڑے گا، اگر ماننا ہے تو ظاہر ہے گھر جانا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آڈیو کے حوالے سے سب کو سامنے آنا ہوگا، یعنی یہ نہیں ہے کہ آڈیو آ گئی اور لہذا بس یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ آڈیوز کے حوالے سے سب کو سامنے آنا ہوگا، جرا ہوگی، اس سے پہلے آڈیوز کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اگر ان آڈیوز کو کوئی ریکارڈ کر رہا ہے تو حکومت ان کو استعمال کر رہی ہے۔ سیف الرحمان، جسٹس راشد عزیز، شہباز شریف کی آڈیو میں سامنے آ چکے ہیں، انہوں نے آج تک ان آڈیوز کی تردید نہیں کی، لیکن نون لیگ نے ججز میں مشترکہ معاملہ پیدا کر دیا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ججز میں تقسیم پڑ گئی ہے اور یہ اس کو استعمال کر لیں گے۔ مذاکرات کے دوران مریم نواز اشتعال انگیز تقاریر کر رہی ہیں۔ نون لیگ نے ماحول میں آلودگی پیدا کر دی ہے۔ نواز شریف نے 1997 میں جسٹس سجاد علی شاہ کے خلاف عدالتوں پر حملہ کیا تھا۔ عدالتی نظام میں بہت مسائل ہیں، آج خود نوٹس میں اپیل ہونی چاہیے۔ پھر وہ کہتے ہیں 3 بڑے ستمبر 2023 میں ریٹائر ہو رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ستمبر میں چیف جسٹس اور صدر عہدے سے ہٹ جائیں گے تو ان کی موج ہو جائے گی۔ صدر کے عہدے کے لیے صوبائی اسمبلیوں کے اراکین نے بھی ووٹ کاسٹ کرنے ہیں۔ جب الیکٹورل ووٹ ہی مکمل نہیں ہوگے تو کیسے نیا صدر مملکت آئے گا؟ تو لہذا وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایک تاثر ہے کہ قانونی طور پر شاید چیئرمین جو سینٹ ہے وہ صدر پاکستان بن جائے، چونکہ جب صدر بیرونی دورے پر جاتے ہیں تو وہ غیر موجودگی میں صدر بنتے ہیں۔ تو اتحاد حسن کی جو تشریح ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ صدر اس وقت تک آئین کے مطابق عہدے پر براجمان رہیں گے صدر کی حیثیت سے جب تک الیکٹورل کارج پورا نہیں ہوتا۔ چاروں صوبائی اسمبلیاں اور قومی اسمبلی، یہ ہوتی ہے اصل میں الیکٹورل کالج، اور یہ تب پورا ہوگا جب صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ہوں گے۔ لہذا انہوں نے کہا کہ صدر جو ہے وہ اگر اکتوبر نومبر میں جا کے آپ اسمبلیوں کے الیکشن کروائیں گے تو اس وقت تک وہ صدر علوی جو ہے وہ صدر کی حیثیت سے برقرار رہے گا۔ دوسری انہوں نے بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وکلاء ججز کے حق کے لیے سڑکوں پر نکلیں گے اور تیار ہیں، اور یہ چیف جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے لیے نکلیں گے، یعنی سب کے لیے، چونکہ اس وقت سپریم کورٹ کو تقسیم کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں اور اداروں پر جو حملہ آور ہو گئے ہیں، تو یہ حکومت کو جانا پڑے گا، اور بہتر یہ ہے کہ گھی سیدھی انگلی سے نکلنا چاہیے۔ ٹیڑھی ہوئی ہے لیکن پھر بھی موقع دیا گیا ہے کہ کسی طرح یہ سمجھ جائے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔